सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला से पहले दुआ कर लें कि अल्लाह जो सेशन हम ले रहे हैं तो वो सेशन जो है ना हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल साबित हो जाए। तो इसके लिए दुआ जो मौजूद है वो आपने सुनी होगी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब दुआ से शुरू करने पे कोई बच्चा ये ना समझे कि ये इस्लामियत का सेशन शुरू हो गया है, ये वो दुआ है बेनिफिशियल जो आपको बहरहाल काम आएगी। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। सबसे पहले जो आप स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी और स्क्रीन पर आप जो है इस वक्त सीआई ट्यूटर्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ क्लास ले रहे हैं। तो अदर देन मी आप यहाँ पर स्लाइड पर पूरी टीम को देख सकते हैं जो सीआई ट्यूटर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नो डाउट करंटली मार्केट में जो गैप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की बात पर पूरा भरोसा है कि जो भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ मौजूद है वो इस कैपेबिलिटी का है कि आपकी तमाम नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और आपको बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकता है टुवर्ड्स योर एग्जाम। वेदर यू आर 10th ग्रेडर और 9th ग्रेडर, चाहे आप स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हो या आप कैम्ब्रिज के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है जी, तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है जो जाहिर है ऑब्वियसली वी आर लेड बाय वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स इन कराची, सलमान हाशमी। ठीक है, और बाकी फैकल्टीज भी आप देख रहे हो। मी माई सेल्फ इज डॉक्टर नूर मोहम्मद और मेरी क्वालिफिकेशन को लेकर किसी ने सवाल पूछा था। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में जल्दी जल्दी कर लूंगा क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, तो लेकिन चूंकि जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं है उनको पता होना चाहिए, तो इस वजह से। और फिर मैं आपके थोड़े थोड़े करके दरमियान में सवाल भी लेता रहूंगा। ठीक है जी, बेटा कोशिश कीजिए मैं थोड़ा सा बात कंप्लीट करूंगा फिर आपसे सवाल लूंगा। ठीक है बच्चे, वरना फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात करें तो मेरा नाम आप अपनी स्लाइड्स में देख ही रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर, आपकी आवाज यस क्लियर। सर। ठीक है, ओके। ये शख्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये मैं हूँ। ठीक है जी, और शायद मेरा कैमरा भी ऑन है, आप मुझे देख सकते हैं। ये मेरी थोड़ी पुरानी पिक्चर है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो रहा हो। आई एम एन MBBS डॉक्टर फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज in the year 2015-2016. I have done my FCPS part 1 in endocrinology, which is basically a field of medicine जहाँ पर आप लिवर और मल्टीपल ग्लैंड्स पढ़ रहे होते हैं। आम लोग इसको डायबिटोलॉजिस्ट के नाम से जान रहे होते हैं। तो मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी का हाफ स्टडी जो है वो डायबिटोलॉजी में है। टीचिंग एज अ पार्ट, आई हैव बीन टीचिंग O levels and A level students since last 13 years। 2008 से 9 से हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो 13 ईयर से भी ज्यादा हो गए। एंड इन कराची आई हैव बीन द पार्ट ऑफ वन ऑफ multiple institutes, prestigious institute. Right now I'm also affiliated with multiple institutes। वो कहाँ हम मौजूद हैं वो एक स्लाइड में हम आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह I was fortunate enough to be approached by Mr. सलमान हाशमी, और लास्ट ईयर का हमारा सेशन इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही जबरदस्त रहा। बच्चों के हवाले से भी बहुत अच्छे बच्चे, आप जैसे ही बच्चे थे, बहुत कोऑपरेटिव बच्चे थे, बड़े जबरदस्त बच्चे थे। पूरे साल उन्होंने जो स्ट्रैटेजी हमने डे 1 पे डिसाइड की थी उसको फॉलो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद हमने यही की और बच्चों का फीडबैक यही रहा कि टू टिल द एंड जो है हमने जो उनकी नीड्स थी उसको पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। ठीक है जी, बाकी ये रह गया जनाब आली जो एक स्पेशल चीज है मेंशन करने की आपके हवाले से, वो ये है कि जाहिर है बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी इसलिए लेते हैं कि आगे जाके उनको मेडिकल करियर लेना है। तो हम टिल दैट पॉइंट, जब तक आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हो जाते, आई विल बी दी वन। अगर हमारा साथ इतना लंबा रहा, आई विल बी द वन इंशाल्लाह ताला, जो कि आपको वहां तक जो भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा इश्यू होता है इस चीज में बच्चों को कि भाई क्या करना है सर, कौन सी फील्ड लेनी है, आगे इंटर करना है कि A levels करना है, और उसमें फिर आगे मेडिकल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान से बाहर क्या ऑप्शंस हैं। ये सारे जो जब आप O levels में आ जाते हैं ना, वेदर यू आर 9th ग्रेडर और 11th ग्रेडर, ये सारी चीजें आपकी फैमिली में, आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं। तो वो सारी चीजें एट एनी पॉइंट इन टाइम इंशाल्लाह ताला आई विल बी गाइडिंग यू कि कौन सी चीजें किसके लिए बेनिफिशियल हैं और किसके लिए नहीं है। ठीक है जी, और इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो देयर इज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ मेडकॉप, मेडिकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि जिसका काम है डॉक्टर्स को ट्रेन करना इन देयर क्लिनिकल स्किल्स, एंड आई एम वन ऑफ द ट्रेनर विद देम। तो वहां पर भी इंशाल्लाह ताला हमारा साथ रहेगा अगर आप यूनिवर्सिटी तक इंशाल्लाह पहुंचे एक मेडिकल करियर को परस्यू करते हुए। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए तो ये हम अच्छा, हमारे साथ फैकल्टी टीम के अलावा जो मेरे साथ अपने असिस्टेंट्स हैं जो कि आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे होंगे थ्रू आउट द ईयर।
चाहे वो आपके नोट्स के हवाले से हो, चाहे आपकी कोई क्वेरी हो, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो, यानी एक तो हम क्लास में कर रहे होते हैं, क्लास के अलावा भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा रजिस्टर्ड बच्चों का, उन बच्चों के साथ जो भी क्वेरीज हैं, होमवर्क रेगुलर जो आ रहे होंगे उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग है, और क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, उनके लिए हमारे साथ जो है सर हसनैन भी होते हैं, सर अंजर भी होते हैं, मिस नरमीन भी होती हैं, और इस साल से हमारे साथ अयान आरिफ भी हैं। ये चार जो है ना हजरात आपके साथ फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेंगे ऑफलाइन, ऑफलाइन इस सेंस में कि जब आप क्लास में नहीं होंगे और अदर देन क्लास आपको स्कूल के होमवर्क से रिलेटेड कोई इशू है, जाहिर है टीचर 24/7 अवेलेबल तो नहीं हो सकता फिजिकली, या आपके लिए अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही होती तो उसमें ये बड़ा आपके लिए हेल्पफुल है 24/7 हेल्पलाइन जिसको आप कह लें ना, कि आपके जो ग्रुप हैं उन पर डिस्कशंस हैं, जो भी चीजें हैं, इवन के सेपरेट स्कूल रिलेटेड होमवर्क्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कूल में, कौन कोई और टॉपिक चल रहा है, तो उन तमाम रिगार्ड्स में और टेस्ट में, चेकिंग में, रिजल्ट्स में, और उन पे कमेंट्स में, फीडबैक में ये हमारे साथ जो है एसोसिएट्स होंगे जो आपकी ग्रुप के ऊपर हेल्प कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। बाकी पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट है उसमें से कुछ हाइलाइट्स आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एज एंड ए स्टार्स। बी और सी मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम कब आया था। वी हैव मैनेज टू स्कोर बीज और एज, मैक्सिमम ए स्टार्स। और इसमें टीचर का रोल बड़ा एक एंकर रोल होता है। असल रोल जो है वो स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है बच्चे से, टीचर से, तो वो उतना ज्यादा इसका जो है ना वो फायदा हो जाता है उसको। ठीक है। ये कुछ बेसिक से फीडबैक्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से दिए गए, ऑनेस्ट फीडबैक्स हैं, ये कोई फैब्रिकेटेड किस्म के फीडबैक्स नहीं है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जब आपका हमारे साथ सेशन स्टार्ट होगा और कंटिन्यू होगा तो आप के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो हो सकेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो ये तो बस लंबी लिस्ट है। ठीक है जी। अब हम जरा थोड़ा सेशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन में वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम सेशन की तरफ चलें। और सेशन में सबसे ज्यादा जो पहला हिस्सा है बेटा, आज का सेशन डिवाइडेड है 2-3 हिस्सों में। ठीक है। तो जरा थोड़ा सा हिम्मत बांध के रखें, कहते हैं ना पेटी वेटी बांध लें, ताकि जो है सेशन के जो आउटकम है वो आपको मिल सके। आज के सेशन के बेटे पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी बेसिक थिंग, जो हमारा आईजीसीएसई सिस्टम है और जीसीएसई सिस्टम है। इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये सेशन दोनों के लिए होल्ड किए जाते हैं। आईजीसीएसई वाले बच्चे भी होंगे और आपके जीसीएसई वाले बच्चे भी होंगे, तो दोनों को हेड टू हेड कंपैरिजन भी बताना है अगर आप में से कोई प्राइवेट है, ताकि वो सिलेक्ट कर सके कि कौन सा सिस्टम उसके लिए बेटर है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। पहले सेशन में हम इसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी पर, कि भाई किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए ओ लेवल्स में क्या राइट स्ट्रैटेजी है इन एनी अदर सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बायोलॉजी व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी। बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा ब्लंडर्स बायोलॉजी में होते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग बायोलॉजी इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। नंबर 1। नंबर जो थर्ड पार्ट होगा हमारे सेशन का, उसमें हम अपना एक बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उस टॉपिक के बाद जो है उससे रिलेटेड जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं और पास पेपर के जो पैटर्न के हिसाब से बने हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं सिलेबस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। जब आप ओ लेवल्स में आ जाते हो बच्चों, जिसको पता है जिसको नहीं पता है, दोनों बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ, जब आप सिलेबस स्टार्ट करते हो ओ लेवल्स में तो आपके पास बेसिकली 2 सिस्टम आ जाते हैं। एक आपका जीसीएसई सिस्टम है, जिसको आप पहले जीसी कहा जाता था, और एक आपके पास आईजीसीएसई सिस्टम है। ठीक है। ये 2 सिस्टम्स हैं, दोनों ओ लेवल्स के इक्विवेलेंट हैं। दोनों जब आप पास कर देते हो, आप कहते हैं, आपको कहा जाएगा कि आप ओ लेवल्स कर लिया आपने। अब दोनों में बेसिक, अच्छा दोनों कैम्ब्रिज ही कंडक्ट करता है, दोनों का जो सेंट्रल बोर्ड है वो कैम्ब्रिज है। दीज आर 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है। बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो जीसीएसई के अंदर जब बच्चा अपेयर होता है बेटा, तो वो आपके पास, आप अपेयर होते हो एग्जाम में 3 कंपोनेंट्स में, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। पेपर 4 इसका नाम पिछले साल से पढ़ा है, लास्ट ईयर से पढ़ा है, उससे पहले ये पेपर 6 कहलाता था, लेकिन लास्ट ईयर से अब ये पेपर 4 कहला रहा है। जीसीएसई की बात कर रहा हूं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। व्हाट इज दिस पेपर 1? इससे बात शुरू कर लेते हैं बेटा। पेपर 1 इज बेसिकली योर एमसीक्यू पेपर। ठीक है। दोनों के सिलेबस कंपैरिजन में बात करूंगा, लेकिन पहले दोनों के पेपर पे बात कर रहा हूं। दोनों को कैम्ब्रिज होल्ड करता है, दोनों का जो रेगुलेशन बोर्ड है वो कैम्ब्रिज ही है। ठीक है। कैम्ब्रिज ही के अंदर आते हैं दोनों, तो ऐसा नहीं है कि एक को कोई लोकल बोर्ड होल्ड कर रहा है और दूसरे को कोई, दोनों डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं कैम्ब्रिज के।
ठीक है जी। तो अब जो जीसीएसई है, जो ज्यादातर बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उम्मीद है कि जीसीएसई में एनरोल्ड होंगे, तो उन बच्चों के लिए पहले समझ लीजिए 3 कंपोनेंट्स में आपने अपेयर होना होता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। पेपर 1 आपका एमसीक्यू पेपर होता है बच्चों, पेपर 2 आपका थ्योरी पेपर होता है, आसान लफ्जों में मैं कहूं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस थ्योरी का पेपर होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का पेपर होता है। और पेपर 4 जो कि प्रीवियसली पेपर 6 कहलाता था, ये होता है एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। कैम्ब्रिज के हिसाब से बच्चों हम लोग जोन 4 में आते हैं, और जोन 4 में कैम्ब्रिज ने प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया हुआ। कैम्ब्रिज की जो गाइडलाइंस है उसमें पूरे जोन 4 में जितनी भी कंट्रीज हैं सब में ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। ये वो पेपर है यूजुअली 9th और 10th ग्रेड में बच्चों को पता ही नहीं होता, 11th ग्रेड में आके अलबत्ता जरूर आपको इसका सामना करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में क्या है, इट्स अ पेपर जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर बेस करता है, लेकिन उनको टेस्ट थ्योरेटिकली किया जाता है, उनकी टेस्टिंग थ्योरेटिकली होती है, आपको थ्योरेटिकल स्टाइल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड होते हैं, लैब रिलेटेड होते हैं। बहरहाल जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो जो जीसीएसई बोर्ड में बच्चे अपेयर हो रहे हैं बेटा, आपने एग्जाम में 3 कंपोनेंट्स में अपेयर होना होता है, 3 पेपर्स देने होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। पेपर 1 ये एमसीक्यू पेपर हमारा 1 आवर का पेपर होता है और 40 मार्क्स का होता है, और एग्जाम में इसकी जो वेटेज है आपके ग्रेड में वो 30% है। एग्जाम में ये ग्रेड 30% कंट्रीब्यूट कर, पेपर 1 का जो ग्रेड है वो 30% कंट्रीब्यूशन करता है आपके ओवरऑल ग्रेड में। जबकि पेपर 2 जो है बच्चे वो 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर है, तकरीबन 1.25 घंटे का पेपर है, बड़ा पेपर है बच्चों, और ये 80 मार्क्स का पेपर है, डबल मार्क्स हैं एज कंपेयर टू पेपर 1। पेपर 1 हमारा 40 मार्क का पेपर है, पेपर 2 हमारा 80 मार्क का पेपर है, बड़ा पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, और इसका कंट्रीब्यूशन भी जाहिर है लाजमी तौर पर ज्यादा होगा। 50% ऑफ योर ग्रेड डिपेंड्स अपॉन पेपर 2, 50% of the grade depends upon your paper 2, which is the theory paper. I'm talking about the GCSE module right now. जो बच्चे IGCSE के लिए, I'm just coming towards IGCSE in shortly. तो GCSE सिस्टम में जो बच्चे भी हैं वो उनको 3 कंपोनेंट्स में अपेयर होना है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। पेपर 1 एमसीक्यू पेपर है, पेपर 2 थ्योरी का पेपर होता है। पेपर 1 आवर का ड्यूरेशन है, पेपर 2 की ड्यूरेशन तकरीबन 1.25 घंटे यानी 1 आवर 45 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। मार्क्स में आप देख रहे हैं एक 40 मार्क का पेपर है, एक 80 मार्क का पेपर है, और वेटेज में 30% is contributed by paper 1 and 50% is contributed by your paper 2। Whereas जो थर्ड पेपर है ये 1 आवर का पेपर है बेटा, एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो भी 40 मार्क्स होते हैं, जबकि इसकी जो वेटेज है वो जाहिर है रिलेटिवली कम है, दैट ओनली कंट्रीब्यूट्स 20% इन योर एग्जाम। तो ये 50, 30 और 20 का वेटेज है जो कंबाइन होकर बच्चों आपको ओवरऑल ग्रेड देता है जीसीएसई सिस्टम में। पेपर 1 इज एमसीक्यू पेपर, 1 आवर पेपर है, सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बीसीक्यू नहीं होते, बेस्ट चॉइस नहीं होते, मल्टीपल चॉइस होता है, और इसके अलावा जो है वो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। आप जब ए लेवल्स में जाते हैं तो उसमें स्टेटमेंट वाले और मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन अभी ओ लेवल्स के अंदर वी ओनली हैव सिंपल एमसीक्यूज जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट वन व्हिच इज राइट और रॉन्ग, जो भी उसने पूछा है। पेपर 2 जो है हम इसका जब अभी टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में मेजरली अगर हम कैटेगरी बना लें क्वेश्चंस की तो हमारे पास 1 वर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, 1 वर्ड आंसर्स भी होते हैं, 1 लाइनर्स भी होते हैं, और इसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 to 6 मार्क का भी होता है जो कि एक एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। वरना ज्यादातर क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, 4 मार्क्स तक होते हैं। 6 और 7 मार्क के बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है, लंबे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 9 to 10 लाइन्स का आंसर लिखना होता है। फिर जब हम एटीपी पर आ जाते हैं, लास्ट ईयर से पहले वाले ईयर तक यानी 2023 में जो भी एग्जाम हुआ है, यहाँ जो ये नए पैटर्न के मुताबिक हुआ, एटीपी का पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हो गया है। उससे पहले जो बायोलॉजी का एटीपी था वो बहुत डिफिकल्ट होता था, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बट अब जो एटीपी लास्ट ईयर से अपडेट हो गया है सिलेबस, उसके बाद एटीपी जो है चाहे केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो या किसी भी और सब्जेक्ट का हो, वो काफी ज्यादा पैटर्नाइज हो गया है, उसकी तैयारी काफी आसान हो गई है। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी जरूर होती है क्योंकि वो जो सिलेबस कंटेंट है एटीपी का वो काफी वर्सेटाइल है,
लेकिन उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है। प्रिडिक्टेबिलिटी हाई इस सेंस में है कि जनाब आप अगर उसी पैटर्न पे तैयारी करें तो यू विल फील नो इश्यूज इन अटेम्प्टिंग दी पेपर इंशाल्लाह ताला। तो जीसीएसई वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये हो गया पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। अब जो आईजीसीएसई में बच्चे एनरोल करते हैं बेटा, इन्होंने आपने भी बच्चों आईजीसीएसई वालों से बात कर रहा हूं, आपने भी बेटा 3 पेपर्स देने होते हैं। अच्छा, आपके पास बेसिकली अगर जो आप स्कूल में एनरोल कर रहे हैं तो स्कूल आपको बताता है कि आप कोर सिलेबस में, यानी मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसकी डिवीजन को सिंपल कर देता हूं कि आईजीसीएसई में जब आप जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले 2 चॉइसेस होती हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स ये चॉइस खुद कर सकते हैं, जो स्कूल से एनरोल्ड होते हैं उनको स्कूल चॉइस करके देता है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप एक्सटेंडेड सिलेबस लेंगे या कोर सिलेबस लेंगे। पहले तो ये दो चॉइसेस होती हैं। ये अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है स्कूल में तो स्कूल डिसाइड कर लेता है, आपको बता देता है। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं देन यू हैव टू मेक योर चॉइस ऑन योर ओन, ठीक है, कि आप कोर सिलेबस जा रहे हैं एक्सटेंडेड वाले पे जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो पेपर डिवीजन है वो भी आपको मैं बता दूं। पेपर डिवीजन के अंदर आपके पास पेपर 1, पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 3 यहां है, पेपर 2 और पेपर 4 यहां है। अच्छा, दोनों में फर्क कोई नहीं है। यहां पर ये एमसीक्यू पेपर है, यहां पर ये एमसीक्यू पेपर है, यहां पर ये थ्योरी पेपर है। यानी जो कंपोनेंट की नेमिंग है ना बेटा वो डिफरेंट जरूर है, लेकिन अगर मैं आपको आसान कर दूं तो जैसे वहां पेपर 1 था एमसीक्यू, यहां पर भी ऐसे ही एमसीक्यू है। अलबत्ता पेपर 3 जो है यहाँ थ्योरी का पेपर है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर है कोर कंपोनेंट में। एक्सटेंडेड वाले में पेपर 2 और पेपर 4 है एमसीक्यू और थ्योरी के करके, यानी पेपर वही एमसीक्यू। असल समझने की बात यह है कि पेपर वही एमसीक्यू और थ्योरी में, वालेकुम सलाम अब्दुल मुईज, पेपर की डिवीजन वही पेपर है एमसीक्यू और थ्योरी। और उसके बाद जनाब आपके पास जो प्रैक्टिकल पेपर आता है वो प्रैक्टिकल पेपर यहां पर पेपर 6 कहलाता है। यहां पर वो पेपर 6 है विच इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। तो अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन करोगे तो आपको नजर आएगा कि ओवरऑल बात सेम ही है। यहां पर भी एक एमसीक्यू पेपर है, वहां पर भी एक एमसीक्यू पेपर है। वालेकुम सलाम आजमीर, दोनों जगह पे एमसीक्यू पेपर नजर आ रहा है आपको। मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां भी एमसीक्यू है, यहां भी एमसीक्यू है, यहां भी एमसीक्यू है, यहां भी थ्योरी है, यहां भी थ्योरी है, यहां भी थ्योरी है, और यहां भी प्रैक्टिकल है, यहां भी प्रैक्टिकल है। अच्छा, अब फर्क कहां आ जाता है? तो आप कहें सर ये क्या मजाक हो रहा है, जब एक ही चीज है, एक ही जैसी चीजें हैं तो फिर अलग अलग क्या हिसाब किताब है? बेटा इनकी ड्यूरेशन में फर्क है, इनकी ड्यूरेशन में फर्क है, और वो फर्क भी मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। यहाँ जो एमसीक्यू पेपर है ना, चाहे ये वाला हो या ये वाला, ये 45 मिनट्स का है। यहां पर कितना था आप देखो, यहाँ क्या ड्यूरेशन थी, 1 आवर की ड्यूरेशन थी। यहां ड्यूरेशन हमें 1 आवर की मिल रही थी, यहां ड्यूरेशन कम हो जाती है, 45 मिनट्स की मिलती है। हालांकि मार्क्स उतने ही है, वही 40 मार्क्स हैं, एमसीक्यू के मार्क्स 40 ही हैं, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या जुल्म है, ऐसा क्यों है? बेटा मैं बताता हूं, डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा सा मैं आगे जाके समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझो कि ये जो एमसीक्यू वाला कंपोनेंट है दोनों ही 40 मार्क के हैं, लेकिन टाइमिंग कम है यहाँ पर 45 मिनट से। उसकी वजह ये है कि आईजीसीएसई का जो डिफिकल्टी लेवल है ना बेटा, डिफिकल्टी लेवल लो है। आईजीसीएसई बोर्ड में जो पेपर में आप क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नहीं बेटा पेपर 1 पेपर 2 मिला के नहीं, मैंने कहा या कोर सिलेबस में पेपर 1 आ जाता है, एमसीक्यू पेपर है। आप एमसीक्यू का जो पेपर यहां दे रहे थे ये 1 आवर का था, जबकि एमसीक्यू का पेपर जो आप आईजीसीएसई में बच्चा देता है वो 45 मिनट्स का होता है। ये बेसिक समझो, ज्यादा डिटेल बताने में बात कंफ्यूजन हो जाती है। यहां पर ये समझो, ये डिफरेंस आ रहा है। यहाँ एमसीक्यू 40 मार्क का है, 1 आवर में करना है, यहाँ एमसीक्यू 45 मिनट्स 40 मार्क का है लेकिन 45 मिनट में करना है। तो आप कहें कि क्यों करना है 45 मिनट्स में? क्योंकि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है ना आईजीसीएसई का, ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो लो है, यहाँ डिफिकल्टी लेवल हाई है। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी, जब हम लोग क्लास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे कि जब मैं आईजीसीएसई वाला पेपर कराऊंगा, हम लोग दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। जो आईजीसीएसई वाले बच्चे हैं वो जीसीएसई की तैयारी भी करेंगे, यानी उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी को भी टच करेंगे, और जो जीसीएसई वाले हैं वो आईजीसीएसई वालों को भी टच करेंगे। तो समझना यहां पर यह है कि डिफिकल्टी लेवल जो कि आईजीसीएसई का कम होता है, इस वजह से 45 मिनट्स के अंदर यूजुअली पेपर जो एमसीक्यू का है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ज्यादा परेशान होने की बात इसमें नहीं रहती। उसके बाद जनाब जब हम उधर आ जाते हैं अपना थ्योरी वाले पेपर पे, तो थ्योरी में भी ऐसा है कि थ्योरी का जो पेपर है यहाँ पर वो 1 आवर 15 मिनट्स का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना था, 1 आवर 45 मिनट्स था, तो यहाँ पर भी आपको टाइम कम नजर आ रहा है, 1 आवर 15 मिनट्स और ये है 1 आवर 45 मिनट्स। तो ये दूसरा डिफरेंस आ जाता है। यानी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आईजीसीएसई का डिफिकल्टी लेवल चूंकि यूजुअली लोअर साइड पर है,
जो क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे होते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली, एक ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली हम देखते हैं जो कि बच्चे ने पहले से ही प्रैक्टिस की भी होती है, कोई बहुत ज्यादा एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें नजर नहीं आता पेपर में। इस वजह से जो टाइम ड्यूरेशन आईजीसीएसई में है वो जस्टिफाइड है, बच्चा इस टाइम में कर लेता है। जबकि जो जीसीएसई सिस्टम है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने की वजह से वहां टाइम जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा है। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल में टाइमिंग्स बराबर हैं एटीपी में, यहां पर भी 1 आवर का टाइम मिलता है और वहां भी 1 आवर का टाइम मिल रहा था, यहां भी 40 मार्क्स हैं और वहां भी 40 ही मार्क्स हैं। तो मैं ज्यादा इसको घिचपिच नहीं करना चाह रहा, जस्ट टू कंक्लूड माय डिस्कशन टिल दिस पॉइंट। बेटा कैम्ब्रिज बोर्ड में जब आप रजिस्टर करते हो, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है बेटा, पेपर 3 लिखा मैंने थ्योरी का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थ्योरी का, मैं जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उसके लिए भी, और जो अगर कंफ्यूजन हो गई है तो मैं जरा क्लियर कर दूं। जब आप कैम्ब्रिज बोर्ड में आ गए, अब आपके पास 2 मॉड्यूल्स हैं, जीसीएसई और आईजीसीएसई। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जो मॉड्यूल स्कूल में है वही आप फॉलो करोगे, चाहे वो जीसीएसई हो या आईजीसीएसई हो, ठीक है। अगर आप प्राइवेट रजिस्टर कर रहे हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं जी। पेपर 6 प्रैक्टिकल दोनों में होता है। दोनों की सिमिलैरिटी समझो, दोनों में आपको 3 ही पेपर्स देने होते हैं एमसीक्यू। आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 के कोड्स को गोली मार दो, आप इसको याद रखो, एमसीक्यू पेपर इधर भी देना है, थ्योरी भी देनी है, एटीपी भी देना है, उधर भी आपने ऐसे ही करना है, एमसीक्यू भी देना है, थ्योरी भी देना है और एटीपी भी देना है। इस तरह समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, यहां पर भी एमसीक्यू है, यहां भी एमसीक्यू है, यहां पर भी थ्योरी है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन का पेपर है, यहां पर भी थ्योरी है, यहां पर भी एटीपी है और यहां पर भी एटीपी है। हाँ, एक चीज आपको समझ आ गई कि यहां डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने की वजह से जो टाइम मिलता है वो ज्यादा है, टाइम ज्यादा मिल रहा है। और यहां डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होता है, क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं, इसलिए टाइम आपको यहां पर कम दिया जाता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। ये मैं चूंकि yes, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना, मैं थोड़ा सा इसलिए इलेबोरेट कर रहा हूं। बाकी एक एक करके मुझे पता है आप लोगों के कंसर्न्स क्या है, तो ये पता होना डे 1 पे जरूरी है क्या, ताकि अगर कोई प्राइवेट बच्चा है तो उसको भी पता हो कि क्या करना है। यानी इन जनरल मैं बता दूं। अब आप कहेंगे सर आप हमें कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि आईजीसीएसई बहुत सारे स्कूल इस चीज को समझ चुके हुए हैं। जैसे अगर आप सीडर स्कूल के बारे में जानेंगे तो सीडर वाले आपको बताएंगे वो वहां आईजीसीएसई सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईजीसीएसई जो सिस्टम है वो रिलेटिवली इजियर ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि कोरोना धोना मचा दे कि भाई हमें जीसीएसई नहीं करना, सर ने तो बताया था वो डिफिकल्ट होता है। भाई ये तैयारी होती है ना तो दोनों चीजें अच्छे से होती हैं, ठीक है। नंबर 1। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, जो एक्सटेंडेड और कोर में जो डिफरेंस है दोनों में P6 होगा या उसी सिर्फ तरफ आ कोर में? बच्चा, उसी तरफ आ रहा हूँ। अब हमारी डिस्कशन उस सिलेबस पे ही चलेगी, ठीक है। तो लास्ट बात बता दूं वेटेज को लेकर, बेटा वेटेज यहाँ पर भी सेम है, जो एमसीक्यू का वेटेज है यहाँ पर सेम वेटेज है। यहाँ 30% एमसीक्यू, यहाँ भी 30% एमसीक्यू था, ठीक है। यहाँ पर 50% थ्योरी का वेटेज था, यहाँ पर भी ऐसी है, थ्योरी का वेटेज 50% है। मेरी राइटिंग को प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर भी 20% एटीपी था और यहाँ पर भी 20% ही कंट्रीब्यूशन है एटीपी का, ठीक है ना। तो वेटेज के हिसाब से जो कंपोनेंट है उनमें कोई फर्क नहीं है, नंबर 1। अब आ जाए जो एक बेसिक सवाल आ रहा है कि भाई कोर और एक्सटेंडेड में क्या फर्क है, नंबर 1। और नंबर 2, जीसीएसई और आईजीसीएसई के सिलेबस में क्या फर्क है। ये दो अब सवाल हल करते हैं। पहले हमने कंपेयर कर लिया आज पहले 10-15 मिनट में कि भाई 2 बोर्ड हैं और उन दोनों में कॉन्सेप्चुअली तो एमसीक्यू, थ्योरी और एटीपी देना है। किसी ने सवाल पूछा था एटीपी दोनों में होता है, जी हाँ एटीपी दोनों में होता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आ गया कि भाई कोर और एक्सटेंडेड का क्या फर्क है। मेरे बच्चे दोनों के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, दोनों के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना उनमें फर्क है, दोनों के कंटेंट में एज सच कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, जैसे जो कोर सिलेबस है उसमें जो एमसीक्यू की क्वालिटी है, एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एक कंसाइज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक्सटेंडेड में थोड़ी सी जो यानी जो मेजर पेपर 1 से ज्यादा डिफरेंस आता है पेपर 2 के अंदर। जो एक्सटेंडेड के पेपर 2 के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क में नजर आते हैं, जबकि कोर वाले के अंदर 2, 3, 4 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन नजर आते हैं। तो दोनों की जो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है ना उनमें ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में जो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग है, कंटेंट को लेकर डिफरेंस नहीं है आईजीसीएसई में, कोर एक्सटेंडेड का कंटेंट सेम है, लेकिन दोनों की टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहरहाल अलग हैं, ठीक है। जब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे अंदाजा हो जाएगा, इसलिए कंटेंट तो हम सारे सेम ही कवर कर रहे होंगे, जबकि पास पेपर्स की जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें आपको डिफरेंस बहरहाल नजर आएगा। जी अजवा ताहिर ने कोई सवाल पूछना है, जी अजवा पूछें।
अजवा पूछे बेटा, अजवा ने सवाल हैंड रेस किया था लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं जी। कैलाश आप पूछें बेटा जी, एनी क्वेश्चंस कैलाश? हैंड रेस जो कर रहे हैं बेटा प्लीज सवाल तो पूछ लो जल्दी से। चले कमेंट में लिख दें, मेरे ख्याल है अगर माइक नहीं चल रहा है तो कमेंट में लिख दें, चैट में लिख दें, मैं कोशिश करता हूं पढ़ के जवाब दे दूं। अच्छा जी, एटीपी मींस, अभी मैंने बेटा शायद आपने सुना नहीं उस वक्त, एटीपी इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, यानी बेसिकली आपको लैब वाली ही क्वेश्चंस पर टेस्ट किया जाता है विदाउट गोइंग लैब, ठीक है। यानी आपको लैब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर कमांड हासिल करनी होती है ताकि आप उसे थ्योरेटिकली कर सकें। यानी बेसिकली तो ये ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल की जगह एक पेपर है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें लैब वाले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इज कोर्स सिलेबस मोर इजी देन एक्सटेंडेड? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन जनरल बोले जाए तो एक्सटेंडेड ज्यादा इजी होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब आ जाए, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। क्वेश्चंस भी आंसर करते जाते हैं। पहली चीज हमने कंप्लीट कर ली कि भाई जीसीएसई और आईजीसीएसई में बेसिक जो डिफरेंस है ना वो डिफिकल्टी लेवल का है, और रिलेटिवली एक आम बात जो है ना वो क्या है कि आईजीसीएसई रिलेटिवली ज्यादा इजी कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू जीसीएसई। हाउएवर कराची में जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है वो जीसीएसई सिस्टम में इनरोल्ड होते हैं, ज्यादातर स्कूल अभी भी जीसीएसई पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी लेवल कोई ऐसा नहीं है कि जो किया नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ेंगे तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएं बेटा, मैं सवाल बिल्कुल दरमियान में लेता जाऊंगा लेकिन साथ साथ हमने बात भी आगे चलानी है, ठीक है। अच्छा जी, गिवन माय टू सब्जेक्ट, कैन आई गेट? जी हाँ, प्राइवेटली दे सकते हैं, प्राइवेटली दे सकते हैं, देयर इज नो इशू इन एट ऑल। सर हमारा स्कूल चूज करता है बिटवीन आईजीसीएसई, तो आप आईजीसीएसई ले सकते हो, अगर आपके पास चॉइस मौजूद है तो आप आईजीसीएसई की तरफ जा सकते हो, ठीक है। चले जी, अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं आईजीसीएसई और सिलेबस कंटेंट। अब अगली हमारी जो हेडिंग आ जाती है, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट, वो है सिलेबस कंटेंट में क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बच्चा, ये चाहे आप आईजीसीएसई के बच्चे हो या जीसीएसई के हो, 10th ग्रेडर हो, 11th ग्रेडर हो, जो भी बच्चे हो, आपके लिए दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। बेटा ये बहुत अच्छे से समझना है जो अब बात करने जा रहा हूं मैं। मेरे बच्चे, जब हम सिलेबस कंटेंट की बात करते हैं, मैं दोनों कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, आईजीसीएसई की और जीसीएसई की। बेटा जब सिलेबस कंटेंट की बात करते हैं तो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उनकी लिस्ट है ये, और ये टॉपिक्स मैं नहीं लेकर आया, ये हमारा कैम्ब्रिज हमसे डिमांड कर रहा है कि जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो ये हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये 21 टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने होते हैं जब आप ओ लेवल्स में आ गए। दीज 21 टॉपिक्स, ये 21 टॉपिक्स हमने कंप्लीट करने हैं, वेदर यू आर एन आईजीसीएसई स्टूडेंट और यू आर अ जीसीएसई स्टूडेंट। ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, ये यूनिट्स के नाम है, ये टॉपिक्स के नाम है, ठीक है। ये चैप्टर्स के नाम नहीं है बेटा, दीज आर 21 टॉपिक्स। अक्सर बच्चों को चैप्टर्स के लिए परेशानी होती है, इस वजह से जो है वो मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपने कवर करने होते हैं, और इसमें जो लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में अपडेट्स हुई हैं वो इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, जैसे आप देख रहे हो ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये आईजीसीएसई सिस्टम में तो पहले से था, लेकिन जो हमारा जीसीएसई सिस्टम है उसमें ये टॉपिक पहले से मौजूद नहीं था। इसी तरह डिजीजेज एंड इम्यूनिटी का जो टॉपिक है ये भी लास्ट ईयर ऐड हुआ है। तो ये अपडेटेड सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। तो अब सवाल ये है कि सर क्या आईजीसीएसई और जीसीएसई सिस्टम का सिलेबस बिल्कुल सेम है? तो भाई 95-97% तो सेम है। डिफरेंस ये है कि हमारे ये टॉपिक, जो ड्रग्स का टॉपिक आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, उम्मीद है आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, कि जो ड्रग्स का टॉपिक आपको नजर आ रहा है ये टॉपिक, और इसके अलावा जो आपका अल्लाह भला करे कहां चला गया भाई साहब, ये इनहेरिटेंस, ये दो टॉपिक्स हैं जिनके कंटेंट में डिफरेंस है आईजीसीएसई में। और अच्छा ये तीसरा, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि डिफरेंट कंटेंट जिनका डिफर करता है आईजीसीएसई और जीसीएसई में। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। आप दोनों सिलेबस को स्टडी कर सकते हैं, दोनों में टॉपिक भी सेम है, दोनों की एक्सप्लेनेशन भी सेम है, और दोनों के कॉन्सेप्ट्स भी एग्जैक्टली सेम है।
टॉपिक ऑफ ड्रग्स, टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस, टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसके कंटेंट में, टॉपिक तो इंक्लूडेड है बच्चों, कंटेंट में डिफरेंस है। यानी जो हमारा जीसीएसई सिस्टम है उसमें कंटेंट ज्यादा है और जो हमारा आईजीसीएसई सिस्टम है उसमें कंटेंट कम है। कोई मुझसे पूछ रहा है आईजीसीएसई मीन, मैंने आप बेटा शुरू में बताया था कि जब आप कैम्ब्रिज बोर्ड में आ जाते हो तो आपके पास दो मॉड्यूल्स होते हैं, जीसीएसई मॉड्यूल है, ये भी ओ लेवल्स है, और आईजीसीएसई कर रहे हैं, ये भी ओ लेवल्स है, तो ये ओ लेवल्स ही है दोनों। ठीक है, अच्छा जी। तो पहली बात जो मैं समझाना चाह रहा था सिलेबस कंटेंट के हवाले से, बेटा दोनों में 21 टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स नहीं है, दीज आर नॉट चैप्टर्स, दीज आर टॉपिक्स। जी हाँ बेटा, मैं बिल्कुल बताऊंगा बुक्स कौन सी यूज करनी है। ठीक है, अजवा ताहिर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है, मेरे ख्याल है आप इग्नोर हो रही हैं बार बार, मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं आपका क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर दूं। तो बेटा दीज आर दी 21 टॉपिक्स। ये बायोलॉजी का सिलेबस एज कंपेयर टू यू अदर साइंसेस, केमिस्ट्री और फिजिक्स से बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। ये सिलेबस बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्योंकि आप जब टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं इनको चैप्टर्स में डिवाइड कर दूं तो दीज विल बी 27 चैप्टर्स एटलीस्ट। ये तकरीबन 27 चैप्टर्स बन जाएंगे अगर मैं इसके टॉपिक को डिवाइड करूं इनटू चैप्टर्स। लेकिन हमने टॉपिक वाइज ही चलना होता है, इसलिए हम टॉपिक वाइज ही आपको लिस्ट शेयर कर रहे हैं। और ये कंटेंट दोनों में 95% 96% कंटेंट सेम है दोनों मॉड्यूल्स के अंदर। जो डिफरेंस आता है वो ड्रग्स के टॉपिक में आएगा, इनहेरिटेंस में आएगा और बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, कोई यहां तक ये बात समझ में आ गई? सिलेबस कंटेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें मुझसे। पहले सिलेबस कंटेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। ये सवाल सबको क्लियर हो गया कि दोनों में टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट का डिफरेंस सिर्फ 3 टॉपिक्स में, बाकियों में कंटेंट भी सेम है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ठीक है, मुझे ज्यादातर क्लियर के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो यहां पर हमें एक चीज सर्टेनिटी हो गई कि अब मैं 2 बातों को रिपीट करूंगा। आज का सेशन बेटा मैंने स्टार्ट किया, उसमें अपने बारे में थोड़ी बात बताने के बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास ओ लेवल्स में अगर एक बच्चे को नहीं पता है तो आपके पास 2 सिस्टम्स चल रहे हैं, जीसीएसई और आईजीसीएसई। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो फिर आप चॉइस करोगे अपनी मर्जी से, वरना स्कूल जो सिस्टम चला रहा है वही आपने लेना है। दोनों में 3-3 पेपर्स देने हैं, दोनों की डिफिकल्टी में थोड़ा सा फर्क है, थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। जो मेजर चीज है ना वो है सिलेबस कंटेंट। तो सिलेबस कंटेंट क्या डिफरेंट करता है? नहीं, तो सिलेबस कंटेंट डिफरेंट नहीं है। 95 to 96% जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। कुछ टॉपिक्स में कंटेंट में डिफरेंस जरूर है, वो मैंने मेंशन कर दिए कि कौन से टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये बात कर लेने के बाद हम आ जाते हैं कि भाई हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगा। अब ये टॉपिक लिस्ट से गुजरने के बाद ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं मुसलसल, अब इस डिस्कशन में जरा उसका आंसर हो जाए कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी तैयारी कैसे होगी, हम आपके लिए कहां बेनिफिशियल साबित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए एक ही बात है। ठीक है जी, अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की क्लास के लिए, जो है स्ट्रैटेजी, कि हम लोगों का रोड मैप क्या होगा, हम जो अप्रोच करते हैं, सिलेबस कब स्टार्ट होगा, अप्रोक्सीमेटली सिलेबस खत्म कब होगा, उसमें हम दरमियान में क्या करेंगे, हमारा क्या स्टाइल होगा, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर आंसर करने लगा हूं इंशाल्लाह ताला अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, रोड मैप टूवर्ड्स एग्जाम हमारा क्या होता है। देखो, इररिस्पेक्टिव बेटा बुक्स और नोट्स के बारे में भी बताऊंगा, पहले हम इस पर इसके लिए आप वेदर मेरे साथ कंटिन्यू करें ना करें, ये टोटली डिफरेंट गेम है। आपकी स्ट्रैटेजी मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन बायोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है मेरे बच्चे, आप 10th ग्रेडर हो, आप 9th ग्रेडर हो या आप 11th ग्रेडर हो, हम लोग स्टार्ट 0 से करेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से। आप जो बच्चे 10 से 11th ग्रेड में गए हो, जब आप स्कूल स्टार्ट होगा आपको पता है कि आप लोग जो है वो क्या करते हो, जो आपने 10th ग्रेड में जहां तक पढ़ा होता है, जो आपने बस पढ़ा होता है, बस गुजारा होता है, वहां से आगे से सिलेबस शुरू होता है और आपको जो पिछला कंटेंट होता है वो एंड में रिवाइज कराया जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी वील स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। बट डिफरेंस क्या होगा कि इस बार हर टॉपिक जो हम कवर करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, याद है या भूल गए, हम हर टॉपिक को कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड के हिसाब से ही कवर करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट हमारा बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम जो है ना अपने वीक में, यानी शुरू में तो फर्स्ट मंथ पे तो हम ये चीज नहीं कर रहे होंगे, बट सेकंड मंथ से हम ये करेंगे कि जो हमारे 11 ग्रेडर्स बच्चे हैं
जो 11th ग्रेड में, उनके लिए एक अलग टाइम भी अनाउंस करेंगे जिसमें वो आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। यानी जो उनके आगे के टॉपिक्स हैं, यानी एक तो वो रेगुलर क्लास ले रहे होंगे जिसमें वो बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, और इसके अलावा वो एक क्लास और ले रहे होंगे जिसके अंदर वो 11th ग्रेड से जो आगे के टॉपिक हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, ताकि कम टाइम में, क्योंकि आप जानते हो स्कूल तो 3 साल में ब्रेक करता है, 9th 10th और 11th, हमने 1 साल में पूरा कंटेंट रिवाइज करना है, पूरा कंटेंट गो थ्रू करना है। ठीक है, अब हमारी जो पढ़ाई है बेटा, इसके 4-5 बेसिक स्टेजेस हैं। पहला, अब यहां पर सारी बात क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आपके जो है ज्यादातर वो आंसर हो जाएंगे मेरे बच्चे। सबसे पहले जब आप मेरे साथ क्लास में आते हो तो आपके पास आ जाता है लेक्चर। ठीक है, ये जाहिर है कि लेक्चर अटेंड करना इज मैंडेटरी, सबसे जरूरी है कि आप लेक्चर में मौजूद हो, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे कि आपने स्कूल में कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब आपको आता है या कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ भी नहीं आता, दैट्स टोटली ओके। आपको सब कुछ आता है, दैट्स अगेन ओके, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने लेक्चर अटेंड करना है। जो भी लेक्चर्स आप लेते हो, आप जैसा देख रहे हो आज भी सेशन रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। और रिकॉर्ड क्यों हो रहे होते हैं? ताकि एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको अगर रिवीजन करना हो तो वो रिकॉर्डिंग आपको आपके जीमेल पर एक्सेस उसका मिलेगा। आप कोई भी सेशन को दोबारा रिवाइज करना चाहो, टेस्ट अनाउंस हो गया, मेरे पास अनाउंस हो गया, स्कूल में अनाउंस हो गया, आप उसको रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है ना? तो जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनको वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता रहेगा, और वो तमाम लेक्चर्स जो क्लास में हो रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, उनके पास वो बैकअप मौजूद रहेगा, विच इज अ बिग एडवांटेज कि एनी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप लेक्चर को दोबारा रेफर कर सकते हो। नंबर 1, जब आप लेक्चर ले रहे हो ना बेटा, तो आप मेक श्योर करोगे कि आप लेक्चर नोट्स बनाते जा रहे हो। जो हम क्लास में काम कर रहे हैं, जब जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। तो हम क्लास में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आप अपने पास एक बिल्कुल फ्रेश नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाओगे, प्रॉपर लिखोगे। जो मैं लिखवाता जाऊंगा, जो बताता जाऊंगा, ये आपके लेक्चर नोट्स होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने नोट्स। ठीक है, ठीक है। मैं, किसी ने पूछा था सर आप नोट्स देंगे? बिल्कुल देंगे जी। आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, या आप एड्रेस भेजेंगे कहीं पर भी, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, तो आपको घर पे डिलीवर भी हो जाएगी हार्ड कॉपी। ठीक है जी। वो नोट्स एज पर दी कैम्ब्रिज मॉड्यूल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बनाए गए नोट्स हैं, हमारी सालों की मेहनत है, ये आपको दी जाएगी। बट बेटा याद रखिए, बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बुक रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बायोलॉजी में बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। और बुक रीडिंग मेरे बच्चे जरूरी है कि आप साथ साथ करें। मैं बुक भी आपको बताता हूं कौन सी बुक रीड करनी है। अगर आप एक रेगुलर बच्चे हैं जो A* या डिस्टिंक्शन के लिए एम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है, साथ साथ बुक रीडिंग करनी है। और बुक आपके पास अगर हार्ड कॉपी है परचेज कर लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो बुक्स मेरे पास अवेलेबल है मैं उसकी पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आपका अगर कुछ एक्सपेंस बचता है तो बच जाए। लेकिन बेहतर यही है कि बुक की हार्ड कॉपी हो। तो जो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, आप फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी ले सकते हैं, या फंडामेंटल बायोलॉजी के नाम से मिलती है। आप बायोलॉजी बाय मैटर्स ले सकते हैं, बायोलॉजी प्योरली बाय मैरी जोन्स ले सकते हैं। ये मल्टीपल बुक्स हैं जो मार्केट में कैम्ब्रिज की सर्टिफाइड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आप, अगर आपने लेनी है, इनमें से कोई एक ले लीजिए तो बहुत अच्छा है। और बुक होनी भी चाहिए। अगर बुक रीडिंग की आपको आदत पड़ेगी तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। मेरे बच्चे, जब आपका लेक्चर हो गया, लेक्चर के नोट्स आपने बना लिए, अब आपने बुक रीडिंग करनी है। यानी बुक पहले से रीड करने का फायदा नहीं है, टाइम जाया होगा। जब मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब उसको जल्दी जल्दी बुक में रीड कर लेना है। और बुक से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लेक्चर में मिस हो गए वो अपने लेक्चर में लिख लेना है, या टीचर नोट्स जो आपको मिलेंगे, मेरे नोट्स, उसमें आपने साथ साथ लिख लेना है, ताकि आपके पास ये जो चीज है ना, ये आपके पास फुल एंड फाइनल मटेरियल के तौर पर रेडी होती चली जाए। फुल एंड फाइनल मटेरियल की तौर पर जो है वो रेडी होती चली जाए। हाँ जी। अच्छा, किसी ने हॉडर्स का कहा? जी हाँ, हॉडर्स जो होडर पब्लिशर की बुक है वो भी बहुत बेहतरीन है, इसमें ऐड कर लें। होडर पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है जी, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बेटा मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं, बट होडर्स का नाम मेरे ज़हन से निकल गया था। बिल्कुल आप होडर्स भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कम टाइम में टेक्स्ट बुक कवर करनी है तो बेहतर है कि मैटर्स या होडर पब्लिकेशन की जो बुक है वो ले लें। उसमें भी मैरी जोन्स राइटर है, लेकिन ये दो बुक ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और आप जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं रीडिंग को। बहुत ज्यादा जो है उसमें अमाउंट ऑफ पैराग्राफ नहीं होता। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो मैटर और हॉडर्स पब्लिकेशन की जो बुक है ये ज्यादा बेहतर है।
ठीक है जी। तो यहां से आपने पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने नोट्स में लिख लिए ताकि आपके पास ये फुल एंड फाइनल मटेरियल हो अपने रिवीजन के लिए। क्योंकि बेटा बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के जिसमें कॉन्सेप्ट है बस एज इट इज अपने अल्फाज में लिख दिया। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि आपको सिर्फ अपने अल्फाज में लिख रहे हैं और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। आपको पहले ये हैबिट जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है ना वो बायोलॉजिकल टर्म्स में हो, और इसकी हैबिट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। और उसके लिए जरूरी है कि आप बुक रीडिंग और टीचर नोट्स और लेक्चर के अंदर जो वर्ड्स टीचर इस्तेमाल कर रहा है उन वर्ड्स को कैप्चर करें और उन्हीं वर्ड्स को अपनी एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल करें। मेरे बच्चे, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर के एंड पर हमारे पास आ जाएगा टॉपिकल पास्ट पेपर। ये मैं आपको खुद दूंगा, आपको खुद खरीदने की जरूरत नहीं है टॉपिकल, या अगर आपने खरीदना है तो वो भी बता देता हूं कौन सा खरीदना है। टॉपिकल पास्ट पेपर्स की शीट्स आपको दी जाएंगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ये हम कुछ क्लास में करेंगे, कुछ आपको होमवर्क दी जाएंगी, और उस होमवर्क को करना लाजमी है, लाजमी है। क्योंकि अगर आपको होमवर्क दिया गया है, आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, तो आपकी जो अगली क्लास की अटेंडेंस है ना बेटा वो मशकूक हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे जो होमवर्क में रेगुलर नहीं हो उनके साथ फिर उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट में लाया जाए। ठीक है, तो इसलिए रेड स्पॉट फॉलो नहीं करनी है। जिसके पास भी रेड स्पॉट है कल ही 3 डब्बे वाले को भेज दो। रेड स्पॉट की बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस टोटली गलत हैं। ये 9th और 10th ग्रेड के बच्चे बड़ा रेड स्पॉट फॉलो करते हैं। रेड स्पॉट इज नॉट द बुक टू फॉलो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट फॉर बायोलॉजी, नीदर फॉर बायोलॉजी, नॉट नॉर फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो टॉपिकल पास्ट पेपर्स बेटा आपको दिए जाएंगे, टॉपिकल वर्कशीट्स आपको दी जाएंगी। ये वर्कशीट्स का कुछ पार्ट हम क्लास में करेंगे और कुछ आप जो है वो होमवर्क में करेंगे, और इस होमवर्क को डेजिग्नेटेड टाइम से पहले सबमिट करना लाजमी होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपके स्कूल में काम था, स्कूल में टेस्ट था। देखो ये सारी जो वर्किंग है ना ये स्कूल से इंडिपेंडेंट है। अगर आप स्कूल में लोड आपका आया हुआ है उसकी वजह से आप मेरा होमवर्क नहीं कर रहे तो बेटा बच्चा ये बेहतर नहीं है। उसके अलावा अगर आपने हार्ड कॉपी लेनी है टॉपिकल की तो रीड एंड राइट पब्लिकेशंस है, बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन है। आप रीड एंड राइट पब्लिकेशंस की टॉपिकल पास्ट पेपर्स वाली बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। नहीं मिल रही हो मुझे बता देना, मैं लेकर भिजवा दूंगा, लेकिन इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिकल पास्ट पेपर्स रीड एंड राइट, रेड स्पॉट नहीं, रीड एंड राइट। हम भी जो शीट्स दे रहे होंगे वो भी आपने करनी ही करनी है। ठीक है जी, मार्किंग स्कीम वगैरह के साथ होगा सब कुछ। ठीक है जी। जब मेरे बच्चे हमारी वर्कशीट पूरी हो गई, अब उसके बाद आ जाएगा टेस्ट। ठीक है जी, हर टॉपिक के एंड पर आपका टेस्ट है। जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उसमें टॉपिक के एंड पे नहीं होता, 2-3 टॉपिक जमा हो जाते हैं फिर एक साथ हो जाता है, लेकिन टेस्ट जो है वो लाजमी पार्ट है। आपको एक एक मंथ में कई बार, जब अगर टॉपिक्स एक मंथ में 3 टॉपिक्स कवर हो गए तो 3 बार टेस्ट आ जाएगा। एक टॉपिक एक मंथ में एक टॉपिक कवर हुआ है बड़ा है तो एक बार टेस्ट आएगा। तो टेस्ट का ताल्लुक मंथ पर नहीं है बल्कि टॉपिक पर है। जितने ज्यादा टॉपिक होते चले जाएंगे वो टेस्ट होते चले जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बायोलॉजी में मैं हमेशा करता हूं, बच्चे जैसे जैसे आगे के टेस्ट होते जा रहे होंगे ना तो पिछले वाले टॉपिक्स जो पुराने टॉपिक्स होंगे वो उसका पार्ट रहेंगे, पुराने टॉपिक्स पार्ट रहेंगे। मसलन अगर आप टॉपिक 5 पर हैं तो फर्स्ट 4 टॉपिक्स भी टेस्ट में 20% ऑफ द टेस्ट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स, ताकि आप उसका भी कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहें। और जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं मेरे बच्चे, ये इसमें आप बच्चे थोड़े से नाराज हो जाते हैं हर साल, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज हो जाते हैं। बेटा टेस्ट के रिजल्ट जो है ना अनाउंस किए जाते हैं, जो आपका ग्रुप होगा उस ग्रुप पे भी डाले जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे अगर आपके पेरेंट्स ऐड हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, वरना हम खुद जाती तौर पर उनको इत्तला कर देंगे। तो ये बेसिक सा एक रोड मैप है किसी भी एक टॉपिक को बच्चों कंप्लीट करने का। वंस वी स्टार्ट अ टॉपिक, वी स्टार्ट इट फ्रॉम लेक्चर, यू नोट डाउन द लेक्चर नोट्स, यू हैव माय नोट्स विद यू। बुक रीडिंग आपको साथ साथ करनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। उसके बाद हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स की तरफ आएंगे, टॉपिकल वर्कशीट्स की तरफ आएंगे, वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम टेस्ट की तरफ आ जाएंगे, और इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। एक तो ये बात हो गई, उम्मीद है ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट है तो जैसे स्कूल में टेस्टिंग है ये वहां यहाँ पर भी वैसे टेस्टिंग होती है, अलबत्ता क्योंकि ये हमारी टेस्टिंग में वीडियो ऑन करके बैठना ही लाजमी है। अगर आप कोई बच्ची ऐसी है जो चेहरा नहीं भी दिखाना चाहती तो भाई बुर्का नकाब करके आप वीडियो में बैठेंगे, वीडियो ऑन करके टेस्ट होता है ताकि जो है वो मॉनिटरिंग की जा सके कि बच्चा टेस्ट में ही फोकस कर रहा है या इधर उधर फोकस कर रहा है, एंड दैट इज फॉर द बेटरमेंट। अगर इसमें भी कोई मैल प्रैक्टिस करता है, कोई चीटिंग करता है तो जाहिर है आपका अपना लॉस है,
आप हमें तो धोखा दे देंगे, अपने आप को धोखा दे देंगे, लेकिन एट द एंड आपको उसका फायदा हासिल नहीं होगा जो कि असल में होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा। इसके अलावा दरमियान में आपका मिड टर्म एग्जाम भी होगा बेटा, जैसे स्कूल्स में होता है। यूजुअली हम मिड टर्म एग्जाम जब स्कूल का एग्जाम हो जाता है उसके बाद लेते हैं या उससे पहले ही ले लेते हैं। इसी तरह आपका जो फाइनल टर्म एग्जाम होता है स्कूल में, वो हमारे पास फाइनल टर्म एग्जाम भी होगा, और उसके बाद आपके कैम्ब्रिज एग्जाम से पहले भी मॉक सीरीज होगी। मॉक सीरीज का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, मल्टीपल पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे जस्ट बिफोर योर फाइनल एग्जाम इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल आ रहा है, सर सिलेबस कब खत्म होता है? वो बता दूं मैं आपको मेरे बच्चे। सिलेबस की जो टेंटेटिव डेडलाइन है, जब हम स्टार्ट करते हैं इसको जुलाई से, तो सिलेबस की जो एंडिंग होगी ना वो होगी मिड ऑफ मार्च तक। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं 0 से एंड तक, मिड ऑफ मार्च तक हमारा मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो बच्चे मई जून के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, मिड ऑफ मार्च तक की डेडलाइन होती है। मिड ऑफ मार्च में हम इस पेपर आपका मई में होता है। अब मिड ऑफ मार्च के बाद जो हमारा रिमेनिंग हाफ है मार्च का और अप्रैल है, ये सिर्फ टेस्टिंग और पास पेपर्स प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है जी, पास पेपर्स प्रैक्टिस के लिए और टेस्टिंग के लिए, क्वेरी सेशंस के लिए। मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही होती हैं, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। या वरना तो कुछ अगर बच्चे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन करते हैं तो हम इसी टाइम के बाद रिवीजन भी कर रहे होते हैं। हाँ, अब इसमें एक और चीज मेंशन करने की है कि सर एटीपी का क्या होता है। ठीक है, एटीपी के बारे में स्पेशली मेंशन कर दूं कि बेटा एटीपी हम स्टार्ट करेंगे फरवरी में। एटीपी बड़ा छोटा सा कंपोनेंट होता है, तो हमारी जो जुलाई से लेकर जो मिड ऑफ मार्च तक की बेसिक जो सारी वर्किंग है वो हमारी चलेगी किसके ऊपर, पेपर 1 और यानी एमसीक्यू और थ्योरी के ऊपर चलेगी। एटीपी हाउएवर हम फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और ये मिड ऑफ मार्च तक खत्म हो जाएगा। एटीपी बायोलॉजी का बड़ा छोटा सा कंपोनेंट होता है और 1 से 1.5 महीने में ये पूरा हो जाता है, यानी जो इसके आउटकम्स हैं वो अचीव हो जाते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा फिर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। तो ये हम स्टार्ट करेंगे फरवरी में। और हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि स्कूल में अगर आपका एटीपी एग्जाम होने वाला है तो उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस जो है ना जस्ट बिफोर योर एग्जाम दे दें, ताकि कुछ हेल्प हो जाए। वरना हम फॉर्मली एटीपी को जो है ना वो फरवरी से स्टार्ट करते हैं और एक डेजिग्नेटेड क्लास एटीपी की हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और उसी क्लास के अंदर हम एटीपी जो है ना वो सेशंस बाय सेशंस कंप्लीट करते हैं। तो मेरे बच्चा, ये तो हो गया हमारा रोड मैप। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से, आज तो जून है, जुलाई 1 से स्टार्ट करते हैं अगर मिसाल के तौर पर, तो जुलाई से मिड ऑफ मार्च ये अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें हम अपना सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक टिल 21st टॉपिक ये जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको जो हाइलाइट्स बताई वो क्या है बच्चे, कि आपके पास जो भी रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनके पास तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी होगा। एनी टाइम वो उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। टीचर्स के नोट्स भी होंगे जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलते चले जाएंगे। बुक्स की पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। टॉपिकल वर्कशीट्स मैं आपको अलग दूंगा, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है रीड एंड राइट की तो वो आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वर्कशीट अगर मैंने दी तो आपने सॉल्व नहीं की। वर्कशीट अगर मैंने अलग से दी है तो वो आपने लाजमी सॉल्व करनी है, वो आपका होमवर्क है। और हमारा क्लास में जब आप चलेंगी तो बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, लेकिन होमवर्क को लेकर मैं थोड़ा इमोशनल और सीरियस आदमी हूं, इसलिए होमवर्क एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है इंशाल्लाह ताला। फिर टेस्ट है, टेस्ट के अंदर जाहिर है जब आपकी परफॉर्मेंस बार बार टेस्ट होगी तो पता चलेगा कि कौन से बच्चे हैं जो गधे हैं और कौन है घोड़े हैं, तो गधे घोड़ों का फल भी होगा। फिर जो स्ट्रगल पॉइंट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम इंप्रूव करें जिस भी बच्चे को जो भी परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आली मल्टीपल टाइम पे ओकेजन पे टेस्ट चलते रहेंगे और फिर आपके पास मिड टर्म एग्जाम आता है और फिर मॉक सीरीज आती है एंड में, और फिर आप एग्जाम के लिए तैयार होकर एग्जाम देने चले जाते हैं। ये तो हो गया पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में बात। अब हम टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अब मुझसे अगर कोई सवाल हैं तो आप पहले पूछ लें, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज का। जी, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? अब यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो माइक पर आकर या चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है जल्दी से। मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं। मैंने पहले जीसीएसई और आईजीसीएसई के कंपैरिजन पे बात की है, उसके बाद फिर मैंने आपको दोनों के कंटेंट पे बात समझाई है, फिर मैंने आपको रोड मैप बताया कि हम किस रोड मैप पे चल रहे हैं, किस चीज के थ्रू जो है ना हमारा प्लान मूव करेगा, क्या स्टेप्स होंगे, और लास्टली अब मैंने आपको कहा है कि हमारा जो सिलेबस जर्नी है वो कब एंड होती है और फिर किस टाइम में मेजरली हमारी ईयरली पास पेपर की प्रैक्टिस होती है। पूरे साल हम टॉपिकल्स करते रहेंगे और उसके बाद जो मिड ऑफ मार्च के बाद टाइम है वो हमारा ईयरली पास पेपर्स के लिए मखसूस है। ठीक है जी, अब आ जाएं सवाल। ओके, हाउ मेनी क्लासेस देयर विल बी। ओके बेटा, जो 9th और 10th ग्रेडर्स हैं और इवन जो 11th ग्रेडर्स हैं बेटा, फर्स्ट मंथ में वी विल स्टार्ट विद 2 क्लासेस पर वीक
ठीक है, ड्यूरेशन इनका 1 आवर नहीं होता है, मेरी क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट से 1 आवर 45 मिनट्स का होता है। तो इसलिए अगर आप 3 क्लासेस 1 आवर ईच लेते हैं तो वो 2 क्लासेस 1 आवर 30-45 मिनट्स तक चली जाती हैं, तो वो उससे इक्विवेलेंट हो जाता है। ऑल्दो अगस्त क्रॉस करने के बाद, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो मैं बेटा आपको ये बता रहा था कि आप क्या बता रहा था यार, मैं तो भूल ही गया क्या बता रहा था। क्या बता रहा था भाई मैं? जहन से निकल गया, क्या बोल रहा था मैं? एनीबडी प्लीज रिमाइंड, क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्लासेस का जी। तो बेटा बच्चा, क्लासेस का जो हमारा है वो हम लोग जुलाई और अगस्त में 2 वीक्स पर क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। और अगस्त पूरा हो जाने के बाद सितंबर से जो 11 ग्रेडर्स हैं उनके लिए एक और क्लास ऐड हो जाएगी, थर्ड क्लास ऐड हो जाएगी, जिसमें वो कुछ अलग टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए। ठीक है जी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ओनली फॉर 11 ग्रेडर्स वो थर्ड क्लास ऐड हो जाएगी। अच्छा, अभी जरा अजान शुरू हो गई है, अजान की वजह से मैं म्यूट कर रहा हूं, अजान खत्म होते ही फिर कंटिन्यू कर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, बेटा अजान खत्म हो गई है, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सर सलमान हाशमी का नंबर यहाँ मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप इनको सर को मैसेज करेंगे, सर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता देंगे और जो फी है वो भी बता देंगे। ठीक है, तमाम क्लासेस का शेड्यूल, तमाम चीजें जो हैं वो सर सलमान आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो काइंडली आप सर सलमान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अबाउट दी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो मैं कह रहा था अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वाज अबाउट टू टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, सर सलमान मेरे ख्याल बेटा थोड़ा बिजी थे, अब आप उनको राब्ता करेंगे तो ही इंशाल्लाह ताला रिप्लाई यू। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। तो अब इससे पहले कि मैं सिलेबस कंटेंट पे जल्दी जल्दी सवाल, जी तला, पहले जिसकी बारी आ रही जल्दी जल्दी सवाल, जी तला सवाल पूछते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, जिस बच्चे की बारी आ रही है भाई जल्दी जल्दी सवाल पूछो, तला सवाल नहीं पूछे जी। अफान आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। अच्छा, तला पूछ रहे हैं अनम्यूट नहीं हो रहा बेटा, टेक्निकल इश्यू होगा। मोहम्मद जुहैर पूछ रहे हैं रीड एंड राइट के एटीपी क्वेश्चन। बेटा रीड एंड राइट की एटीपी बुक अलग से आती है, पेपर 1 की बुक अलग आती है, पेपर 2 की बुक अलग आती है, एटीपी की बुक अलग आती है। तो आपको 3 बुक्स लेनी होंगी, ठीक है, आपको 3 बुक्स लेनी होंगी। ठीक हो गया जी। चैट में लिख लो बेटा जल्दी जल्दी सवाल जो भी है जी। अनूज, रमशा, कैलाश, जो भी क्वेश्चन है बेटा चैट में लिखो। मैं सर टेक्निकल इश्यूज नहीं है, होस्ट इजंट अलाउइंग अनम्यूट। अच्छा जी, मैं देखता हूं कहां से होता है। तो फिर आप चैट में पूछ लो बेटा, आप चैट में पूछ लो जल्दी से, चैट बॉक्स में पूछ लो क्वेश्चन अगर पूछना है तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने सर सलमान का नंबर आपको दे दिया है, जो हमारी तरीकाकार है वो सारा आपको बता दिया है। ठीक है, बेटा आईजीसी, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो इट इज बेटर टू गो आईजीसीएसई वाले सिस्टम पर। बट स्कूल में जो बोर्ड स्कूल फॉलो कर रहा है वही आपने लेना है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ पढ़ रहे हो, तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे हैं, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हो या इजी। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट आर योर डेज एंड टाइमिंग्स। बेटा डेज एंड टाइमिंग्स के फाइनलाइज होना बाकी है। ठीक है, जो लास्ट ईयर के डेज थे वो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो क्लासेस थी वो ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को थी, फिर बाद में थर्सडे को भी ऐड हो गई थी। तो इंशाल्लाह क्लास का जो टाइम है वो आपको फॉर्मली अनाउंस कर दिया जाएगा वंस सारे सब्जेक्ट्स के जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं वो हो जाए। उसके बाद आपको सब जो टाइमिंग्स हैं, प्रॉपर शेड्यूल है, वो सारा आपको बता देंगे। ठीक है, प्लीज स्टार्ट विद द टॉपिक। जी बेटा बस स्टार्ट करने लगा हूं। बेटा सबको केटर करना है ना, सवाल तो सबके लेने हैं। सर एटीपी कौन सी बुक लें? एटीपी को टेक्स्ट बुक नहीं होती बेटा, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, उन टेक्स्ट बुक में एटीपी का मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होता है। अलग से कोई टेक्स्ट बुक लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एटीपी की अलग से कोई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम अगर जीसी दिए हो तो नहीं बेटा, सारे एग्जाम आपको एक ही बोर्ड से देने हैं। ठीक है, अच्छा जी 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 जी, ओ 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 चले जी। ज्यादा क्वेश्चन क्योंकि अब आंसर हो गए हैं, तो अब हम फाइनली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, टॉपिक की तरफ जाने से पहले बेटा ये डिवीजन आप अपने पास जरूर लिख लीजिए, जो कि आपको सिलेबस, बायोलॉजी के सिलेबस में बहुत हेल्प करेगी। जब आप सिलेबस की तैयारी करते हैं तो आपके पास, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस मैंने अभी आपको बताया बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सिलेबस के ना सेक्शंस पता हो। आपने देखा अभी मैंने ऊपर टॉपिक्स लगाए, इन टॉपिक्स में कोई सेक्शनिंग नहीं है, इन टॉपिक्स में कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते हुए आपको पता नहीं चलता कि सिलेबस कितना लंबा हो गया है, क्या क्या टॉपिक है, मेरी कितनी परसेंटेज तैयारी हो गई है, कितना परसेंट मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। उसके लिए बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर मैं आपको थोड़ी ना डिवीजन बताऊं। तो अभी जो टॉपिक लिस्ट आपको नजर आ रही है, इस टॉपिक लिस्ट को मैं सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है। इससे आपको अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो रखने में आसानी हो जाती है कि मेरा कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया है, सर ने कौन सा करा दिया है, कहां पर पीछे है, कहां आगे है, सारी चीजें। मेरे बच्चे इसको जरा जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं सिलेबस को, और फिर पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मेरे बच्चे, हमारे पास जो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है जी, एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मेरे बच्चा, ये जो हमारा पहला सेक्शन है ना, ये हमारी बेसिक बायोलॉजी है। मैं सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं सिलेबस को बेटा। दिस डिवीजन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हो, कितना रह गया है, कितना हो गया, ये सारी डिवीजन। ये हमारा बेसिक सेक्शन है बायोलॉजी का, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यानी ये वो बच्चे जो 9th और 10th ग्रेड में है ना, खासतौर पे 9th ग्रेड में, उनका तो टोटल सिलेबस यही होता है। ठीक है, यूजुअली जो 9th ग्रेड में आप बच्चे हो, तो 9th ग्रेड के बच्चे ओवरऑल पूरे साल में ये पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बायोलॉजी का पहला सेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, एंजाइम्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है, पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। तो सेक्शन नंबर 2 हमारा रहेगा पढ़ने के एतबार से
जिसमें हम लेते हैं सारे सिस्टम्स। इसमें आ जाता है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, diseases and immunity, ठीक है जी, gaseous exchange, excretion, coordination and response, ठीक है जी, reproduction। बेटा ये हमारी बायोलॉजी का सबसे डिटेल्ड सेक्शन है, दिस इज सेक्शन 2। ये हमारी बायोलॉजी का सबसे बड़ा सेक्शन बनता है, जिसमें मैंने सारे जो ह्यूमन सिस्टम्स है ना बेटा, उनको एक तरफ कर दिया है। दिस इज सिस्टमैटिक बायोलॉजी, यानी हम जब सिलेबस पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारी सीक्वेंस कुछ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी। यानी बायोलॉजी के जो टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का एक डब्बा आ गया, दूसरा डब्बा हमारे पास आ गया ह्यूमन बायोलॉजी का, सिस्टमैटिक बायोलॉजी का। ये पार्ट सबसे डिटेल्ड पार्ट भी है, और ना सिर्फ ये डिटेल्ड पार्ट है, बल्कि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट है। एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। अगर आप मेरे साथ या किसी भी अच्छे टीचर के साथ पढ़ेंगे, और मेरे मेडिकल प्रोफेशनल में होने की वजह से आपको शायद इस सेक्शन में और ज्यादा मजा आए, बिकॉज ये सेक्शन हम क्लिनिकली कोरिलेट करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी ह्यूमन बायोलॉजी है, सिस्टमैटिक बायोलॉजी है, जिसके अंदर ह्यूमन सिस्टम्स हमने रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड सेक्शन, विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड लास्टली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हमारा बेटा प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन है। दिस इज द सेक्शन ऑफ प्लांट बायोलॉजी। यूजुअली बच्चों को प्लांट बायोलॉजी से बहुत खार आती है, और ये वाला सेक्शन भी 9th और 10th ग्रेड में पढ़ाया जाता है। यूजुअली ये पार्ट और ये पार्ट 9th और 10th ग्रेडर्स को पढ़ाया जाता है। सिस्टमैटिक बायोलॉजी का बड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है 9th और 10th ग्रेड में पढ़ाते हैं, ज्यादातर 11th ग्रेड में चल रहा होता है। और उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास बायोलॉजी के रिमेनिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसको मैं मिसकेलेनियस सेक्शन कहता हूं, जो कि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जिसमें हमारे बचे हुए टॉपिक्स आ जाते हैं। यानी मेजरली उसमें हम देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, और उसमें ये चैप्टर है ड्रग्स का, ठीक है जी। इस तरह से हमारी बायोलॉजी पूरी होती है, 4 सेक्शन में डिवाइड होके, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 एंड दिस सेक्शन नंबर 4। ये डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, उससे फायदा क्या होगा, अंदाजा होगा कि कितना पोर्शन हो गया, कितना रह गया, ठीक है। तो हम बायोलॉजी के ह्यूज ह्यूमंगस सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, एंड दरमियान में हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन खत्म होने के बाद एक तरफ फर्स्ट के बाद हम थर्ड सेक्शन में मूव करेंगे, जबकि एक तरफ हमारे पास ये सेक्शन चल रहा होगा, और लास्ट में हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, विच इज सेक्शन नंबर 4। यानी सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 3 ये हमारा एक सीक्वेंस में चलेगा, और सेक्शन 2 11th ग्रेडर्स के लिए अलग से चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्लासेस हम अलग से लगाएंगे 11th ग्रेड के लिए, उसमें सेक्शन सिस्टमैटिक बायोलॉजी वाला पार्ट हम शुरू कर लेंगे। तो ये हमारी बेटा क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, हर साल की स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपने पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर पाओगे, अपने नए कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर पाओगे, और कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी टूवर्ड्स योर एग्जाम कर पाओगे। अब ये सारी इंट्रोडक्टरी बातें चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं, तो फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज अच्छा, अभी किसी ने यहां तक कोई सवाल पूछना है?